जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हैं, आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ नरेशन। नरेशन होता क्या है? एग्ज़ाम में 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, आप कोई भी पेपर उठाकर देख सकते हैं। एक इनडायरेक्ट नरेशन देता है एग्जामिनर, एक डायरेक्ट नरेशन देता है। ये नरेशन होता क्या है इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं, फिर रूल्स को समझेंगे, फिर कुछ टिप्स को समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन पेपर को प्रीवियस देखेंगे, फिर हम परिवर्तन करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ पे 4-5 स्टेप आ जाएंगे। पहला स्टेप में इंट्रोडक्शन को समझना है, सेकंड स्टेप में उसके फार्मूला को समझना है, थर्ड स्टेप में आपको कुछ परिवर्तन का नियम समझना है, और फोर्थ फिफ्थ स्टेप में आपको प्रीवियस पेपर फोकस करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में है कि देखिए यहाँ पे 2 पार्ट निकल के आएंगे। नरेशन जो होता है, यहाँ पे देखिएगा स्पीकर होता है और एक स्पीच होता है, यानी वक्ता होता है। वक्ता मतलब जो बात को कहता है, और स्पीच मतलब जो बातें कही जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आएगा, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या है, इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहले देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। डायरेक्ट स्पीच आपको मिलेगा, बिल्कुल मुझे मालूम है आपको कुछ बेसिक भी नहीं आता है, कुछ नहीं जानते हैं नरेशन के बारे में। एक्चुअल में नरेशन जो होता है ये कथन होता है, कथन। इसी कथन को हम वाक्य भी कहते हैं, जिसका परिवर्तन हमें करना पड़ता है। इसमें 2 स्टेप आएगा। एक डायरेक्ट स्पीच, देखिए वक्ता की कही हुई बात को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ज्यों का त्यों कहना, जिस तरह मोहन ने कहा मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो जो बातें हैं उसको आप डायरेक्टली बोल देते हैं किसी को, तो वो डायरेक्ट स्पीच ही कहलाता है। ज्यों का त्यों, जैसा कही हुई बात। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। सी सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। उसने, कोई लड़की थी, वो बोल रही है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली। और टेंस देखिए, आई होप कि आपको टेंस आता होगा। यहाँ पे टेंस का कुछ हमें इम्पोर्टेंट डाटा ज़रूरी होगा, तो याद भी नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम इसी में कवर करा दूंगा, याद भी हो जाएगा। तो उसने कही थी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वो कोई लड़की थी, बोली थी। पढ़ते हैं। उपयुक्त वाक्य में स्पीकर सी है। स्पीकर जो होता है, स्पीकर तो जानते हैं, स्पीकर वक्ता जो बातें को बोल रहा है। यहाँ पे एक लड़की है जो बात को कहती है, वो कह रही है। ये किसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ? एक लड़की थी जो बोली मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सी के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों एक्चुअल वर्ड में इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। इसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। सी जो बातें कही थी, सी सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, उसने कही थी वो दिल्ली जा रही है। देखिए ये जो बातें हैं, कोई लड़की है वो कहती है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उसके बाद को मैंने सुना और मैं बोला कि वो लड़की या मोहन ने कहा था कि वो आज स्कूल जाएगा, मैंने इसलिए कहा। तो मैं कैसे जानता हूँ भाई मोहन आज स्कूल जाएगा? मोहन मुझे कहा होगा, मोहन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन मुझे पकड़िए। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में जो बातें कही जाती है वो डायरेक्ट नरेशन ही होता है। देखिए मोहन की बात को मैंने दोहरा दिया, मोहन ने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लड़की का बात को मैं दोहराया। सी सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, उसने कही थी कि वो दिल्ली जा रही है। इसी उसका जो बातें होती है इसको बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो जो बातें वो कहती है उसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं, उसे हम डायरेक्ट नरेशन के नाम से या डायरेक्ट स्पीच के नाम से जाना जाता है। इसका 2 नाम है, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। आप डायरेक्ट नरेशन ही समझिए। डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होता है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। वेरी इंपॉर्टेंट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, याद रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, ये 2 भाग होता है। डायरेक्ट नरेशन का 2 पार्ट है, ये जल्दी से नोट डाउन कर लें, और नहीं तो वीडियो भी देखिएगा तो हो जाएगा, समय नहीं है नोट डाउन करने का तो फिर भी चलेगा। तो डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को समझते हैं। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वक्ता के बाद को जिस फिनिट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो ये वाला है सी सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको आर भी दे रहा हूँ, और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग आरपी दिया मैंने, आरपी मतलब ये रिपोर्टिंग स्पीच, आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। पहला वाला जो है इन्वर्टेड कोमा के पहले, ये वाला
रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये वाला स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है, याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। मैंने पहले ही कहा कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो होगा ये वाला आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। स्पीच आपका भाषण है, ये आपने जो भाषण दिया वो स्पीच कहलाता है, वो वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है। ये नॉर्मल बातें हैं, इंट्रोडक्शन को समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता स्पीकर के कथनों को इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखता है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा का प्रयोग होता है। ये सब नोट्स है, ये सब लिखने की ज़रूरत है नहीं। इन्वर्टेड कोमा के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर, ये तो होगा ही। इन्वर्टेड कोमा के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। देखिएगा ये वाला जो है, ये वाला इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ये पहला वाला आई जो लिखा है वो कैपिटल लेटर में लिखा है, देखिए वही बोला है। इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वक्ता की कई बातें को अपने शब्दों में बताई जाती है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। इनडायरेक्ट जो स्पीच होता है या इनडायरेक्ट नरेशन, इसको नरेशन पकड़िए। इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है उसको डायरेक्ट लिखा जाता है, एक सिंगल सेंटेंस में लिखा जाएगा, कोई इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं होगा, उसको उठा दिया जाएगा और डायरेक्ट हम लिखेंगे, और फॉर्मूला कुछ लगेगा तो हम देखेंगे। इस वाक्य में वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर उसका भाव प्रकट किया जाता है, इसलिए को सी में तथा एम को आई को सी में एम को वाज में बदलना पड़ता है। इसे इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच ये अभी इधर का लाइन समझ में नहीं आया तो छोड़िए, चुपचाप रहिए, आराम से वीडियो देखिए, समझ में आएगा। मैं एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा। विथ एग्जांपल के द्वारा ही समझ में आता है, एग्जांपल छाड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। एक फॉर्मूला यहाँ पे, अब नियम बताऊँगा मैं। अब नियम लिखिएगा। रूल्स क्या होता है? पहला रूल्स है कोमा और इन्वर्टेड कोमा, कोमास और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजंक्शन डेट का यूज़ किया जाता है। जब दोनों सेंटेंस को जोड़िएगा, सी सेड डेट, इस तरह जोड़िएगा तो वहाँ पे कंजंक्शन डेट का यूज़ होगा। नरेशन के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो सेंटेंसों को जोड़ने वाले का प्रयोग जो होता है वो डेट का प्रयोग होता है। जिसको हम सिंगल सेंटेंस में लेते हैं तब हमें डेट का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट फार्मूला है इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, फार्मूला लिखिएगा शॉर्टकट में, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजंक्शन डेट का प्रयोग किया जाता है। पहला नियम फर्स्ट रूल्स इन्वर्टेड कोमा को हटा देना है और डेट का यूज़ करना है। फर्स्ट रूल्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में। चेंज इनटू प्रोनाउन को किस तरह चेंज कीजिएगा? प्रोनाउन समझते हैं, ही, सी, वाज, वेयर प्रोनाउंस होता है। इसको कैसे चेंज किया जाता है? उसका कुछ नियम है। सन, SON, सन मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, ओ मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार, एन मतलब नो चेंज। सिंगल देखिए, सब्जेक्ट वहाँ फर्स्ट पर्सन रहे, ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा। याद रखिएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, और यहाँ पे नो चेंज, एन मतलब हो जाता है नो चेंज, ये थर्ड पर्सन। देखिए अब ये भी आपको अभी समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आएगा। सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है वो जरूर लिखना है। आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? यू है। थर्ड पर्सन के अंदर ही, सी, ईट, दे, ये सब थर्ड पर्सन है। याद रखिएगा, इसको लिख के रखिए, ये बहुत ज़रूरी होगा। टेबल, ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? अगर मैं पूछूं फर्स्ट पर्सन, मैं बनाते समय पूछूंगा ये फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन, आपको बोलना पड़ेगा सर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। याद रखिएगा, थर्ड पर्सन होने से माफ़ी चाहता हूँ। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन रहने से सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सेकेंड पर्सन रहने से ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, थर्ड पर्सन रहने से नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन आई वी है, सेकंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन ही, सी, ईट, दे है। इसको लिख लेना जरूरी है। उसके बाद एक पॉइंट देखते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन आई वी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदलना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन, ये सब बस खाली ये टेबल लिख लीजिए। इसके बाद ये सब लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं ये फॉर्मूला ये जब बनाऊंगा तब चेंज होगा। अब ये एक डाटा है, अब कैसे चेंज करना है? तो
अब आपको टेबल दूंगा मैं, ठीक है, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है। अब बताता हूँ मैं कैसे बनाना है। ये आपको नोट डाउन करना है। एक चार्ट बनाइए, तुरंत एक चार्ट बनाइए, जल्दी से पेन एंड कॉपी लेके बैठिए। ऊपर का 2 नियम बताया, लिख लीजिए। वो सन वाला बताया, वो लिख लीजिए। SON वो लिखा मैंने बताया। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में नो चेंज। ये एक, उसके बाद जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दिया उसका एक टेबल बना लेना है। इसके बाद एक टेबल और बनाना है। सो वेरी, अभी 2 टेबल और बाकी है, सिर्फ 2 टेबल। बोलिएगा क्या? मोस्टली इम्पोर्टेंट टेबल, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में क्या क्या चेंज होता है। डायरेक्ट में अगर नाउ रहा तो इनडायरेक्ट में बदल कर देन हो जाएगा। हियर का देयर होगा, हियर आफ्टर का देयर आफ्टर, दिस डेट, ये दिस का दोस, एगो का बिफोर। उसके बाद ये भी लिख लीजिएगा, दोस्त का सो। इसको याद कर लेना है एग्जाम से पहले। अभी 2 घंटा रट्टा मार के याद कर लो, उपाय नहीं है। टुडे का डेट डे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे, TODAY एक साथ होगा, हाँ। टुडे डेट डे, टू नाइट डेट नाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, याद कर लो। लास्ट नाइट रहने से प्रीवियस, ये डायरेक्ट में रहा, इनडायरेक्ट में क्या बदलेगा हम बोल रहा हूँ, ये लिख के याद कर लो। अभी समझ में नहीं आ रहा है, बस आप चार्ट बना लीजिए। अभी मैं बनाना जब शुरू करूँगा ना, तब मैं बताऊँगा। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ये छोड़ दीजिए, ये याद कर लीजिए। द प्रीवियस डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, टू नाइट डेट नाइट, टुडे डेट डेट। टू लगा रहा तो डेट डेट यूज़ करना है, बाद बाकी सेम है। देखिए 2 का डेट, उसके बाद डे का डे है, 2 का डेट, नाइट का नाइट है, ठीक है। उसके बाद टुमारो का द फ्लोइंग डे या द नेक्स्ट डे, इसको छोड़ दीजिए, इसको याद कर लीजिए। द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, इसको छोड़ दीजिए, इसको याद कर लीजिए, द प्रीवियस वीक। नेक्स्ट वीक द फ्लोइंग वीक या द वीक आफ्टर, ये वाला याद कर लीजिए। लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, इसको हटा दीजिए, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट मंथ ए मंथ आफ्टर, याद कर लीजिए। तो हेंस का ये वाला, ये नहीं भी होने से ये अभी मुझे इतना यूज़ नहीं हुआ है, तो ये ज़रूर हेंस का देंस। और एक चार्ट देता हूँ, चार्ट और कहाँ, ये वाला है। आई का देखिए, आई लड़की रहने से सी, लड़का रहने से ही। आई का चेंज इनटू ही और सी, याद रखिएगा, ही और सी। लड़की रहने से सी, लड़का रहने से ही। वी का दे, वेरी इंपॉर्टेंट, वी का दे। अभी मैं पूछूं, जो वी जो है कौन सा पर्सन है, बोलिए तो वी फर्स्ट पर्सन था, आई फर्स्ट पर्सन था, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही और सी में परिवर्तन। वी दे होगा। माई का हर या हीज, लड़का और लड़की रहकर चेंज होगा, हर और हीज। लड़का लड़की को देखते हुए चेंज होगा। आवर का देयर, आवर का चेंज इनटू ये। मी का हिम और हर, लड़का लड़की को देखते हुए चेंज होगा, ठीक है। दिस डेज, ये तो समझाया। नाउ का बस ये याद कर लीजिए, देन, नाउ चेंज इनटू देन, ऊपर दिया। टुडे का डेट डे मैंने सिखा दिया। स्टरडे का द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, वो ये टुमारो का द नेक्स्ट डे, तो ये दिखा दिया मैंने। ये चार्ट आप बना लीजिए, आराम से बना ले। अच्छा, अब चलता हूँ फिर से मैं उस पर। अभी नियम दे रहा हूँ, नियम सिखा रहा हूँ। अब फिर से ये वाला बनाइए। अब हमें टेंस में क्या परिवर्तन करना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट में लेना है। देखिए, जो भी प्रेजेंट का भाग रहेगा उसको पास्ट में डालना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना दूर तो डायरेक्ट पास्ट में लेना था, इतना दूर तो डायरेक्ट पास्ट में परिवर्तन हो गया। प्रेजेंट का जो भी भाग रहेगा, इंडिफिनिट का भाग है तो वो पास्ट का इंडिफिनिट होगा। कंटिन्यूअस का भाग है तो पास्ट का हो जाएगा। परफेक्ट है तो पास्ट का परफेक्ट होगा। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर पास्ट इंडिफिनिट रहे तो क्या होगा। ये डायरेक्ट नरेशन में याद रखिएगा, ये डायरेक्ट है, ये भी लिखिएगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में ये रहा तो इनडायरेक्ट में वो लेना है, ठीक है। अगर मैं बोला कि ये भाई तो यहीं पे तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट रहा तो क्या होगा। पास्ट परफेक्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बाय हार्ट कर लो। पास्ट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। इंडिफिनिट चेंज इनटू परफेक्ट कब होगा, पास्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस दे दे तो चेंज नहीं करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस दे दे तो चेंज नहीं करना है, नो चेंज, नो चेंज, ये दोनों नो चेंज, चेंज ही नहीं करना है इनडायरेक्ट में। अच्छा ये तो छोड़िए, इतना दूर का काम बहुत कम होता है, मैंने भी देखा, और आप लोगों का एग्जाम में खासकर ये तो जरूर इसका काम होता है। पास्ट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेंस का परिवर्तन था, अब होता है मॉडल वर्ब का परिवर्तन। ये भी चार्ट बनाइए, चार्ट बनाइए, फटाफट चार्ट बनाइए। सेल चेंज इनटू डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में शुड, विल चेंज इनटू वुड, कैन चेंज इनटू कुड, मे चेंज इनटू माइट, MIGST माइट, और इज MR चेंज इनटू वाज वेयर। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, मालूम है, मॉडल वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आया है। सो मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी मॉडल वर्ब में चेंज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, इज MR चेंज इनटू वाज वेयर, हैज हैव चेंज इनटू हैड, ये पास्ट का फॉर्म हो गया, हैज हैव चेंज इनटू हैड, वाज वेयर चेंज इनटू हैड बीन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाज वेयर चेंज इनटू हैड बीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैव हैज चेंज इनटू हैड, was where had been, has to, have to, had to change into had to, has to, have to, had to change into had to, change into had to, could, should, would, might, no change, ये सब रहा। अगर डायरेक्ट में तो इसको चेंज नहीं करना है, ये तो ही है। चार्ट बना लिए, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल, अब मोटा मोटी हम लोगों ने सीख चुका, हम लोगों ने नियम जान चुका, हम लोगों ने नरेशन, हम लोगों ने कोमा को हटाना जाना, हम लोगों ने कंजंक्शन डेट का क्या क्या सीखा अभी तक। हम लोगों ने देखा कि एक डायरेक्ट स्पीच होता है, जो बातें बोली जाती है उसको इनडायरेक्ट में लेते समय हमें कोमा को हटा देना है। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि कोमा हटाकर कंजंक्शन डेट का यूज़ होगा, ये भी सीखा। हम लोगों ने मॉडल वर्ब का चेंजिंग सीखा, कैन, कुड, सेल, शुड, मे, माइट, डे, डेड, ये सब सीखा हम लोगों ने। हम लोगों ने ये भी सीखा इज MR वाज वेयर है तो हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज हो जाता है वाज वेयर में। हम लोगों ने ये भी सीखा कि जो कुछ प्रोनाउंस होते हैं वो कैसे, प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउंस नहीं प्रोनाउन, उसको कैसे परिवर्तन करना है। हम लोगों ने सोन का सीखा, SON कैसे चेंज करना है प्रोनाउन को। तो हम लोगों ने ये मोटा मोटी सीख चुका है। हम लोगों ने ये भी हम लोगों ने ये भी सीखा कि हम टेंस में क्या क्या परिवर्तन करेंगे, जो भी इंडिफिनिट का पार्ट होगा उसको डायरेक्ट पास्ट का पार्ट में डाल दिया जाएगा। हम लोगों ने ये भी सीखा कि पास्ट इंडिफिनिट जो होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लिया जाता है। हम लोगों ने ये भी सीखा कि पास्ट कंटिन्यूअस होने से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिया जाता है। तो हम लोगों ने ये सब परिवर्तन सीख चुका है। अब हम बनाने की कोशिश करेंगे। मोटा मोटी हम लोग को आइडिया हो चुका है, शॉर्ट फॉर्म में यही एक बेहतरीन तरीका है। अब हमारे एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। हम आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन को भी सोल्यूशन दिखाऊंगा, जो HSLC या कोई भी क्लास 10th या फाइनल एग्ज़ाम में पूछे गए थे। डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है, अरब सेड, ठीक ही है, अरब का जगह हम रवि भी रख सकते थे। चलिए, रवि सेड यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, याद रखिएगा। रवि सेड, यहाँ पे देखना है कि ये जो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है। स्टार्टिंग हो रहा है यू से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो हम यहाँ पे परिवर्तन करेंगे। अरब टोल्ड, सेड का जगह टोल्ड देना है, टोल्ड हिम दैट ही शुड, चेंज नहीं होता है, शुड ही होगा, वर्क हार्ड ही होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने सी को चेंज किया ही में। अब बोलेगा क्यों ही में चेंज किया, यू को चेंज किया हमने ही में। यू का परिवर्तन ही में इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो यू है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ है। अच्छा, ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मालूम है। तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट हम आपके क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ से, और एग्जाम्पल सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, हम क्वेश्चन उठाया हूँ HSLC 1998 का सॉल्यूशन और समझाऊंगा नरेशन में। क्वेश्चन ये पूछा था, पहला नंबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, अरुण सेड आई डू नॉट नो दिस बॉय। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस दर्शाया गया, मैं उस लड़के को नहीं जानता हूँ, राइट। तो हम बनाएंगे और कुछ कुछ बोलेंगे, वो लिखते जाइएगा, अपनी भाषाएं में लिखिएगा, आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिएगा। रिपीट होगा, नरेशन भी रिपीट होगा। अब प्रमाण तो हम हमेशा दिखाते रहते हैं, कितना प्रमाण दिखाएं।
चलिए, अरुण सेड आई डू नॉट नो दिस बॉय। अब आपको लिखना है अरुण सेड, इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, डेट का यूज़ करना है। अरुण सेड डेट, आई के लिए, आई किसके लिए आया था, आई डू नॉट नो दिस बॉय, आई चेंज इनटू ही और सी। मैंने याद कीजिए, अब चार्ट को निकालिए, चार्ट निकालिए जो लिखे थे आपने, जो टेबल बनाए टेबल निकालिए। आई चेंज इनटू ही बाय सी ऐसा था, तो आप याद कीजिए यहाँ पे लड़का है, अरुण एक लड़का है तो ही होगा, अरुण एक लड़का है इसलिए ही होगा। अरुण सेड डेट, ये डेट लगेगा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, फॉर्मूला में मैंने बोला कंजंक्शन डेट का यूज़ होगा, मैं कंजंक्शन डेट का यूज़ किया, फिर से समझा रहा हूँ, कंजंक्शन डेट का यूज़ किया, इन्वर्टेड कोमा हटा इसलिए डेट आ गया। आई किस लिए आया, ही किस लिए आया, आई के लिए आया, ही आया आई के लिए, क्यों आया, क्योंकि आई रहने से हम टेबल के अनुसार जो चार्ट लिखाया हूँ उसके अनुसार लड़का रहने से ही आता है तो ही आ गया। डू नॉट चेंज इनटू डीड नॉट, क्योंकि डू प्रेजेंट का पार्ट होता है, डीड पास्ट का पार्ट होता है, पास्ट में लेना था, याद रखिए वो फॉर्मूला याद कीजिए। अब थोड़ा टेंस पे चलिए, टेंस था प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट, आपको पास्ट में लेना पड़ता है, डू को डीड में परिवर्तन, नोट नोट रहेगा, बाद बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन एक बात और परिवर्तन होगा, दिस चेंज इनटू डेट, डेट पास्ट का पार्ट होता है कि नहीं, पास्ट का पार्ट है डेट, दिस चेंज, ये सब छोड़िए, क्या पार्ट है नहीं पार्ट है, क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, माथे सर के ऊपर से जा रहा है, छोड़ दो, भूल जाओ, सब भूल जाओ, अपना टेबल का निकालो, अपने चार्ट को निकालो, उसको लेके बैठो सामने और मैं समझा रहा हूँ वहाँ पे देखो। अरुण सेट सेम रहेगा, मैंने बोला था इन्वर्टेड कोमा हटा के डेट लगाना है, डेट लग गया है। मैंने बोला था आई रहने से ही या सी होगा, ही होगा क्योंकि लड़का है। उसके बाद डू नॉट चेंज इनटू, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद रख लो, डू नॉट का जगह डिड नॉट होगा, नो नो होगा। दिस चेंज इनटू डेट, ये भी मैंने चार्ट में लिखा दिया था, दिस चेंज इनटू डेट, डेड बॉय, अब याद आ गया होगा जहाँ चार्ट काम कर रहा है, आपके पास जो टेबल है उसका वैल्यू अभी बढ़ रहा है, उसकी दाम बढ़ रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं, बी नंबर क्वेश्चन हुआ था, एग्जामिनर बहुत चालाक है, क्वेश्चन ऐसा ही देता है, आप बोलिएगा कैसे, देखिए थोड़ी सी गौर करने की बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया था डायरेक्ट नरेशन का और बी नंबर क्वेश्चन दिया है, ये भी क्वेश्चन था, ये इनडायरेक्ट नरेशन है, इसको आपको डायरेक्ट में बदलना पड़ेगा। एग्जामिनर क्या करेगा, एक कोमा वाला क्वेश्चन देगा और एक बिना कोमा वाला क्वेश्चन देगा, बिना कोमा वाला को कोमा वाला में परिवर्तन करना है, कोमे वाला को बिना कोमा वाला में परिवर्तन करना है, बस। एक देगा डायरेक्ट नरेशन जिसको इनडायरेक्ट में लिखना है, जो ए नंबर का काम हमने किया, एक देगा इनडायरेक्ट नरेशन जिसको हमको डायरेक्ट में लिखना है। तो हमको डायरेक्ट लिखते समय हमें याद रखना पड़ेगा कि कोमा का यूज़ होगा और डेट उठेगा और टेंस में परिवर्तन होगा। देखिए हमेशा जब भी आप दीजिएगा तो आस्क्ड रहे या कुछ भी रहे या से रहे, आपको सेड देना पड़ेगा। आई सेड टू मी या आई सेड टू द बॉय, ये यहाँ पे जितना दूर है कैसे बदलना है, यहाँ पे आई सेड आई आस्क्ड द बॉय, इतना दूर आई आस्क्ड द बॉय, आई आस्क्ड द बॉय, यहाँ पे होगा आई सेड टू द बॉय, टू द बॉय, कोमा लगेगा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होगा, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होगा। उसके बाद है इफ़ ही, इफ़ जो होता है वो इफ़ क्यों यूज़ होता है, इफ़ और वेदर, इफ़ का यूज़ किया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह में, जहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो वहाँ पे हम इफ़ वेदर लगाएंगे, जहाँ पे अक्स का यूज़ करेंगे। अच्छा ये तो थोड़ा अलग फैक्टर है, अलग नियम है। अब बोलिएगा सर याद कर लो भाई, उपाय नहीं है, बाय हार्ड ही कर लो, उपाय नहीं है। इफ़ हटेगा यहाँ से, इफ़ हटेगा, हैव यू, हेड चेंज इनटू हैव यू आंसर ऑल द क्वेश्चन, इसको बना लो, थोड़ा सा बना लो, उपाय नहीं है बना लो। एक क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जामिनर और चालाक है, क्या करता है, कभी कभी जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टिंग स्पीच होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को पहले नहीं लिखकर लास्ट में लिख देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो अगर उल्टा पुल्टा लिखा है आप सीधा से लिखिए, आप सीधा से लिखिए, ये नियम होता है, आपको सीधा से लिखना है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, अनिल सेड, अनिल ने कहा था, तो आपको सीधा से लिखना है। अनिल सेड डेट, इन्वर्टेड कोमा को हटा के डेट लगा, अनिल सेड डेट। उसके बाद अब बताइए, ये बहुत ईजी रहता है, अनिल सेड डेट। अब ये बताइए अनिल जो है लड़का है, इसलिए आई के लिए क्या होगा, ही होगा, ही होगा, हाँ ही हैड। अब ये टेंस में परिवर्तन, ये टेंस में परिवर्तन, ही हैड। अब बोलिएगा कैसे, अब क्या बोलूँ, मुझे बोर्ड में सिखाना होता तो मैं टेंस का चार्ट भी लेके बैठता और दिखाता। ही हैड, क्योंकि
हैड कहाँ पे यूज होगा भाई? परफेक्ट टेंस में यूज होगा, परफेक्ट टेंस में यूज होगा। ही हैड मेड सम मनी दैट डे बिफोर। याद रखिएगा, यस्टरडे का मैंने लिखाया था द डे बिफोर, द प्रीवियस डे आप लिख सकते हैं, ठीक है। राजू टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी द नेक्स्ट डे, ये बना हुआ है। अब की बार इसको हमको इस तरह करना है। राजू सेड टू मी, टोल्ड मी हटेगा, सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, इन्वर्टेड कोमा डबल, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। आई सेल मीट यू टुमारो, आई सेल द नेक्स्ट डे को टुमारो लिखा जाता था, तो वही टुमारो यहाँ पे दिया हुआ है। 2020 का क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से अनीता सेड टू रवि प्लीज़ लैंड मी योर पेन। अनीता रिक्वेस्टेड, कभी कभी रिक्वेस्टेड आएगा। देखिए ये एक दिन का काम नहीं है, ये रिक्वेस्टेड क्यों आया, इसलिए मैंने थूल-मूल समझाया। एक्चुअल में जो नरेशन है वो एक दिन में भी होगा, किंतु लगभग आपको 2-3-4 घंटे का क्लास लेना पड़ेगा। बहुत होगा, मॉडल वर्ब चेंजिंग होगा आपका, वो ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, ये सब शब्द को देखते हुए चेंज होता है। तो मुझे तो याद है, पर मैं यहाँ पे इतना जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे टेंस को भी पकड़ा जाता है। यहाँ पे प्लीज़ बोला है ना, कृपया आप अपनी पेन मुझे दे सकते हैं। तो ये प्लीज़ मतलब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ गिव मी 5 रुपीज़, ऐसे बोल रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट करना हुआ, इसलिए रिक्वेस्टेड लगा है, रिक्वेस्टेड। अनीता रिक्वेस्टेड रवि, अनीता ने रिक्वेस्टेड किया था रवि को टू, अब लगता है टू, फॉर्मूला का है ये, टू लेंड हर हीज पेन, हर हीज पेन, ठीक है, हर हीज पेन, लड़का है इसलिए हर हीज पेन। दूसरा नंबर भी बनाइए, ये सब बना लीजिए, हाँ, उपाय नहीं है, बना ले, 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले। जैसा है इसी को दोबारा बनाओ, 3 बार बनाओ, 4 बार बनाओ। यूनिवर्सल ट्रूथ होने से कोई चेंज नहीं होता है, वो मैंने इससे पहले एक बार समझाया था। ये सब सॉल्व किया हुआ है, बना लो। बना के इसको 2-3 बार बनाओ, ऐसा बनाओ कि याद हो जाए। अब बोलेगा क्यों, एक्चुअल में ये समझना चाहिए था, पर है नहीं। अब यूनिवर्सल ट्रूथ तो मैं बोल ही देता हूँ। कभी कभी आपको सेंटेंस में सार्वभौमिक सत्य मिलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, वहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बस डेट लगाना होता है। सबसे इजी सेंटेंस अगर बोला जाए तो यही होता है एग्ज़ाम में। अगर ऐसा मिल गया तब तो आपका मतलब सोने पे सुहागा, मतलब आपका इतना अच्छा लक फेवर किया कि ऐसा सेंटेंस एग्जामिनर दे दिया, ऐसा कर दे दिया। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, जिस तरह पृथ्वी गोल है कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। मैंने इससे पहले एक 2 मार्क का वीडियो बनाया था, जो 2 मार्क लेके जाओ, ऐसा एक वीडियो बनाया था। वो था आपका कंबाइंड सेंटेंस के अंदर, वहाँ भी यूनिवर्सल ट्रूथ का खूब जमकर प्रयोग किया गया है। तो होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो सत्य, सार्वभौमिक सत्य, जिस तरह इंसान की जन्म होता है तो मृत्यु होना लाजिम है, जन्म और मृत्यु ये कड़वा सच है। इसके बाद दूध का रंग सादा होता है, ये कड़वा सच है, ये सिर्फ हम नहीं, हर जगह बोला जाएगा, दूध का रंग सादा होता है। मिल्क जो होता है, मिल्क का कलर जो है वाइट होता है। इसके बाद पृथ्वी गोल है, ये मैं सिर्फ नहीं बोलूँगा, अमेरिका में जाइएगा वहाँ भी बोला जाएगा पृथ्वी गोल है, राइट। अमेरिका या आप चाहे सऊदी अरेबिया, चाहे कहीं भी देश के कई कुछ नहीं, चाहे यूरोप महादेश में चला जाइए, अफ्रीका में जाइए, कहीं भी जाइए, आप उन लोगों से पूछिएगा, वो लोग भी बोलेगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। वो लोग भी बोलेगा पृथ्वी गोल है, वो लोग भी बोलेगा चंद्रमान गोल है, वो लोग भी बोलेगा कि दूध जो है मिल्क का कलर वाइट होता है, वो लोग भी बोलेगा होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वो लोग भी बोलेगा। तो वही बात है कि सार्वभौमिक सत्य, हर जगह जिसको सत्य माना गया है वहाँ ऐसा सेंटेंस आपको देखने को मिले। पढ़ने के बाद लगा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट का यूज़ करेंगे, बाद बाकी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं, ही का ही, सेड का सेड, सिर्फ यहाँ पे कोमा हटा के डेट लगाए। होनेस्टी होनेस्टी, इज द बेस्ट पॉलिसी पॉलिसी, सेम टू सेम कॉपीराइट सेंटेंस लिखना है, ओनली चेंज इनटू डेट, वो भी इन्वर्टेड कोमा के जगह में डेट का यूज़ किया गया है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन रहता है इस तरह, ठीक है।
अब देखिए सामने है नहीं तो हम 3 दिन में लगभग मुझे 2-3 दिन देते हैं आप लोग, तो मेरा पास अभी सुविधा भी नहीं है लैपटॉप भी रहने से मैं लाइव क्लास करके ये सब समझा सकता था। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, मैं क्वेश्चन रिपीट दिखाता हूँ, ये वाला देखिए। अनीता सेड टू रवि, प्लीज लेंड मी योर पेन। अनीता सेड टू रवि, प्लीज लेंड मी योर पेन। इसी टाइप का तो दिया था ना वहाँ पे, यही टाइप का क्वेश्चन था कि नहीं ऊपर, तो रिपीट हो गया भाई। 2019 में रिपीट हुआ। अनीता रिक्वेस्टेड रवि टू लैंड मी हिज पेन। रिपीट होता है, ये बार बार बोलता हूँ, सेंटेंस रिपीट होता है, ग्रामर रिपीट होता है। कई सारे टीचर बोलेंगे रिपीट नहीं होता है, वो भूल है। परिवर्तन देखिए प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहता है, वो मानता हूँ। इसके बावजूद भी प्रकृति भी अपना खेल दोबारा रिपीट करती है। चलिए ठीक है, इतना दूर आप बना ले और इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मैं प्रमाण सहित सब नोट सहित सब कुछ देता हूँ, दिखाता हूँ, आप लाइक जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा और आपको समझाना ज़रूरी था, पर उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि एक दिन में इतना मॉडल वर्ब समझा देना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंजिंग, उसके बाद अफर्मेटिव चेंजिंग, ये सब एक दिन में समझाना मुश्किल है।